सब आज गौरव भी महसूस कर रहे हैं कि अगस्त क्रांति का पुण्य स्मरण करने का इस सदन के पवित्र स्थान पर हम लोगों को सौभाग्य मिला है। हम में से बहुत लोग हैं जिन्हें शायद अगस्त क्रांति 9 अगस्त उन घटनाओं का स्मरण होगा, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों के लिए भी पुनः स्मरण प्रेरणा का कारण बनता है और समाज जीवन में ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं का बार बार स्मरण, जीवन की भी अच्छी घटनाओं का बार बार स्मरण जीवन को एक नई ताकत देता है, राष्ट्र जीवन को भी नई ताकत देता है। उसी प्रकार से हमारी जो नई पीढ़ी है उन तक भी एक बात पहुंचाना हम लोगों का कर्तव्य रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी इतिहास के एक स्वर्णिम पृष्ठों को, उस समय के माहौल को, उस समय के हमारे महापुरुषों के बलिदान को, कर्तव्य को, सामर्थ्य को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का भी हर पीढ़ी का दायित्व रहता है। जब अगस्त क्रांति के 25 साल हुए, 50 साल हुए, देश के सभी लोगों ने उन घटनाओं का स्मरण किया था। आज 75 साल हो रहे हैं और मैं इसे बड़ा महत्वपूर्ण मानता हूं और इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय जी का आभारी हूं कि आज हमें ये अवसर मिला है। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में 9 अगस्त एक ऐसी अवस्था में है, इतना व्यापक, इतना तीव्र आंदोलन अंग्रेजों ने भी कल्पना नहीं की थी। महात्मा गांधी, वरिष्ठ नेता सब जेल चले गए और वही पल था कि अनेक नए नेतृत्व के ने जन्म लिया। लाल बहादुर शास्त्री, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, कई अनेक वीर युवा उस समय उस जो खाली जगह थी उसको भरा और आंदोलन को आगे बढ़ाया। इतिहास की ये घटनाएं हम लोगों के लिए एक नई प्रेरणा, नया सामर्थ्य, नया संकल्प, नया कर्तृत्व जगाने के लिए किस प्रकार से अवसर बने, ये हम लोगों का निरंतर प्रयास रहना चाहिए। 1947 में देश आजाद हुआ। एक प्रकार से 1857 से लेकर के 1947 तक आजादी के आंदोलन के अलग अलग पड़ाव आए, अलग अलग पराक्रम हुए, अलग अलग बलिदान हुए, उतार चढ़ाव भी आए, अलग अलग मोड़ पर से आंदोलन गुजरा। लेकिन 47 की आजादी के पहले 42 की घटना एक प्रकार से अंतिम व्यापक आंदोलन था, अंतिम व्यापक जनसंघर्ष था और उस जनसंघर्ष में आजादी के लिए देशवासियों को सिर्फ समय का ही इंतजार था, वो स्थिति पैदा कर दी थी। और जब हम आजादी के इस आंदोलन की ओर देखते हैं तो 1942 एक ऐसी पीठिका तैयार हुई थी। 1857 का स्वातंत्र संग्राम एक साथ देश के हर कोने में आजादी का ब्यूगल बजा था और उसके बाद महात्मा गांधी का विदेश से लौटना, लोकमान्य तिलक का पूर्ण स्वराज
और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उस भाव को प्रकट करना। 1930 में महात्मा गांधी की दांडी मार्च, नेताजी सुभाष बोस द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना, अनेक वीर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, चाफेकर बंधु, अनगिनत अपने अपने समय पर बलिदान देते रहे। ये सारा ने एक पीठिका तैयार की और इस पीठिका का परिणाम था कि 42 ने देश को एक उस छोर पे लाकर रख दिया कि अब नहीं तो कभी नहीं, आज नहीं होगा तो फिर कभी नहीं होगा। ये मिजाज देशवासियों का बन गया था और इसके कारण उस आंदोलन में इस देश का छोटा मोटा हर व्यक्ति जुड़ गया था। कभी लगता था कि आजादी का आंदोलन एक एलिट क्लास के द्वारा चल रहा है, लेकिन 42 की घटना, देश का कोई कोना ऐसा नहीं था, देश का कोई वर्ग ऐसा नहीं था, देश की कोई सामाजिक अवस्था ऐसी नहीं थी कि जिसने इसे अपना न माना हो और गांधी के शब्दों को लेकर के वो चल पड़े थे। यही तो आंदोलन था। जब अंतिम स्वर में बात आई भारत छोड़ो, और सबसे बड़ी बात है महात्मा गांधी के पूरे आंदोलन में जो भाव कभी प्रकट नहीं हो सकता था, पूरे गांधी के चिंतन, मनन और विचार और आचार को देखें, उससे हटकर के घटना घटी कि इस महापुरुष ने कहा करेंगे या मरेंगे। गांधी के मुंह से करेंगे या मरेंगे शब्द देश के लिए अजूबा था और इसलिए गांधी को भी उस समय कहना पड़ा था। और उन्होंने शब्द कहा था, आज से आप में हर एक को स्वयं को एक स्वतंत्र महिला या पुरुष समझना चाहिए और इस प्रकार काम करना चाहिए मानो आप स्वतंत्र है। मैं पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी भी चीज पर संतुष्ट होने वाला नहीं हूं। हम करेंगे या मरेंगे, ये बापू के शब्द थे। और बापू ने स्पष्ट भी किया था कि मैंने मेरे अहिंसा के मार्ग को छोड़ा नहीं है। लेकिन आज स्थिति ऐसी, और वो समय जन सामान्य का दबाव ऐसा था कि बापू के लिए भी उसका नेतृत्व संभालते हुए उन जन भावनाओं के अनुकूल इन शब्द प्रयोगों को करना हुआ था। मैं समझता हूं कि उस समय समाज के जब सभी वर्ग जुड़ गए, गांव हो, किसान हो, मजदूर हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, हर कोई इस आंदोलन के साथ जुड़ गए और करेंगे या मरेंगे। और बापू तो यहां तक कहते थे कि अंग्रेजों की हिंसा के कारण कोई भी शहीद होता है तो उसके शरीर पर एक पट्टी लिखनी चाहिए, करेंगे या मरेंगे। और वो इस आजादी का आंदोलन का शहीद है। इस प्रकार की ऊंचाई तक इस आंदोलन को बापू ने ले जाने का प्रयास किया था और उसी का परिणाम था कि भारत गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ। देश उस मुक्ति के लिए छटपटा रहा था। नेता हो या नागरिक, किसी की इस भावना की तीव्रता में कसूर भर भी अंतर नहीं था। और मैं समझता हूं देश जब उठ खड़ा होता है, सामूहिकता की जब शक्ति पैदा होती है, लक्ष्य निर्धारित होता है और निर्धारित लक्ष्य पर चलने के लिए लोग कृतसंकल्प होकर के चल पड़ते हैं, तो 42 से 47 5 साल के भीतर भीतर बेड़ियां चूर चूर हो जाती हैं और मां भारती आजाद हो जाती है। और इसलिए और उस समय राम वृक्ष बेनीपुरी, उन्होंने एक किताब लिखी है, जंजीरें और दीवारें, और उस परिस्थिति का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है, एक अद्भुत वातावरण पूरे देश में बन गया।
उस पल को उन्होंने शब्दांकित किया था। 125 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर के 2022 को संकल्प लेकर के अगर हम चलेंगे, मुझे विश्वास है कि जो परिणाम हमें लाना है और वो परिणाम हम लाके रहेंगे। महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो। उस समय का सूत्र था, करेंगे या मरेंगे। आज 2017 में 2022 को भारत कैसा हो, संकल्प लेकर के अगर चलना है तो हम लोगों को भी हम सब मिलकर के देश से भ्रष्टाचार दूर करेंगे और करके रहेंगे। आज हम यहाँ 75 साल पहले आज ही के दिन भारत छोड़ो आंदोलन की यादों को ताज़ा करने के लिए एकत्रित हुए। मुझे गर्व है कि मैं इस महान साधन में खड़ी होकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के अनेक बहादुर महिला पुरुष कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दे रही हूँ, जिन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया और हमारी आज़ादी के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में महात्मा गांधी के आह्वान पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित और सरदार पटेल द्वारा समर्थक संकल्प को स्वीकार किया, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत से देश छोड़ने को कहा गया था। भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। इस संकल्प के पारित होने के बाद महात्मा गांधी ने अपने भाषण के अंत में जो कहा, मैं उसे दोहरा रही हूँ। उनके शब्दों में, मैंने कांग्रेस को प्रतिज्ञा दिलाई है कि कांग्रेस करे या मरे। इन शब्दों ने पूरे देश को उत्तेजित कर दिया। अंग्रेजी सरकार ने वर्किंग कमेटी के सभी सदस्यों और अनगिनत कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तुरंत गिरफ्तार कर दिया। हजारों लोगों को 1945 का दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने तक जेल में बंद रखा गया। जवाहरलाल नेहरू ने जेल में अपना सबसे लंबा समय बिताया और कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता बीमारी के वजह से जेल से जिंदा भी बाहर नहीं आ सके। इस आंदोलन को जारी रखने के लिए देश भर में अनगिनत महिला और पुरुष को अंडरग्राउंड होना पड़ा। अंग्रेजी हुकूमत ने क्रूरतापूर्वक दमन किया, कार्यकर्ताओं पर गोलियां बरसाई। हर हफ्ते दर्जनों लोग मारे गए। उनके आदेशों को नहीं मानने वालों पर कोरे बरसाए गए। राष्ट्रवादी अखबारों पर पाबंदी लगाई गई और उन्हें बंद भी कराया गया। सत्याग्रहियों को डराने और धमकाने की कोशिश में पुलिस द्वारा महिलाओं का उत्पीड़न किया गया। कैदियों की बर्बरतापूर्वक पिटाई की गई या उन्हें बर्फ की सिल्लियों पर नंगा करके तब तक लौटने को मजबूर किया गया जब तक कि वे बेहोश नहीं हो गए। यही नहीं, प्रदर्शनकारी नागरिकों पर हवाई फायरिंग भी की गई। उसके बावजूद प्रदर्शनकारी निडर रहे और वे झुके नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन हमारी आज़ादी की लड़ाई में क्रांतिकारी परिवर्तन की मिसाल बन गया, लेकिन
इसके लिए हमें अनगिनत कुर्बानियाँ देनी पड़ी। आज वही कुर्बानियाँ हमें एक मौका देती हैं जब हम उन्हें आभार के साथ याद करें और उनके प्रति सम्मान दिखाएं। आज जब हम उन शहीदों को नमन कर रहे हैं जो स्वाधीनता संग्राम में सबसे अगली कतार में रहे, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उस दौर में ऐसे संगठन और व्यक्ति भी थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। इन तत्वों का हमारे देश को आज़ादी दिलाने में कोई योगदान नहीं रहा। महोदया, मुझे लगता है मुझे लगता है कि जब हम क्विट इंडिया की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, तब देशवासियों के मन में कई आशंकाएं भी हैं। ये एहसास गहरा होता जा रहा है कि क्या अंधकार की शक्तियाँ हमारे बीच फिर तेजी से उभर नहीं रही? क्या जहाँ आज़ादी का माहौल था वहाँ भय नहीं फैल रहा है? क्या जनतंत्र की उस बुनियाद को नष्ट करने की कोशिश नहीं हो रही है? जो विचारों की आज़ादी, स्वेच्छा की आज़ादी, आस्था और समानता की आज़ादी, सामाजिक न्याय की आज़ादी और जो कानून सम्मत व्यवस्था पर आधारित है। महोदया, भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह का समारोह हम सबको इस बात की याद दिलाता है कि हम भारत के विचार को एक संकीर्ण मानसिकता वाले, विभाजनकारी और सांप्रदायिक सोच का कैदी ना तो बनने दे सकते हैं, न ही बनने देंगे। Madam, I would like to first of all thank you for creating this atmosphere today, and as you told us in the BSc yesterday, that you have personally taken interest to dedicate this day in the Indian Parliament for this kind of a serious discussion. And I would thank parties from all sides of this House for having participated in this discussion and expressed their opinions without anybody disturbing each other. All of us here, the representatives of this vast country of 130 to 150 crores of people, we all have our own dreams. We all have, maybe some are small people, we have small dreams about a country. How do I feel, why do I feel disturbed in India today? And why do I feel worried that where are we, all of us put together, no matter whether it is the Congress or the BJP or the BJD or the ADMK, no matter which party, or the Trinamool Congress, it doesn't matter. The political parties do not matter. We are first of all born as Indians, and when we die, we will die as Indians. We have to acknowledge that this is a multicultural society, a society where people speak Tamil with as much love and as much respect as people speak Hindi, where people speak Odia or Ohmiya with as much gusto as the Maratha or the Gujarati. So this is a country where tolerance is built into the very foundation of this nation. It's not something one has to shout from the rooftop and demand tolerance. Either it is there in you, or the history of this country will reject you forever. We cannot have walls in this country.
We cannot say that because you wear this kind of a cloth, you speak this kind of a language, you eat this kind of a vegetarian or non-vegetarian food, therefore you are different from us. We cannot afford in the 21st century to make this country into an us and them country. We simply cannot afford to give the teenagers of this nation a distorted image of what we as representatives of the people have dreamt of this country. It is sad to see that we, in our petty desires, in our petty ambitions, we have forgotten the interest of the country. I do not see aspiration anywhere. There is plenty of ambition, and I differentiate greatly between the two. When Gandhiji said, "Kare ya mare," we have twisted that. We have made it "Kare ya mare." And that is not fair to the coming generations of India. When he said ahimsa, he also said civil disobedience, because he knew the people of India could not rise up in arms. He knew that our nature was we will be disobedient to the ruler, no matter who it is who's ruling us. Yes. Similarly, when he said non-cooperation, he knew our character, that we like to be bhakts, we like to be trolls, we like to bow down by the feet of, at the feet of the people who are in power, just because we do not have the courage to stand up for what we think is true, what we think is correct, what is the honest India. Find us on Facebook at facebook.com/ETNow and don't forget to click the like button. You can also follow us on Twitter at ETNowLive. To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com/ETNow.